जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते होंगे। 3 पार्ट में भारत का इतिहास हमें पढ़ना पड़ता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। दोस्तों, आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो लगभग 1707 अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के बाद और मुगल पीरियड के पतन के पश्चात स्टार्ट होता है। और 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है ना दोस्तों, उसके बाद प्लासी के युद्ध से लेकर के 1857 का विद्रोह और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि 1947 में हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग रियली में बहुत इंजॉय करेंगे और हम लोग कम से कम समय में एक भारत के इतिहास का एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से क्रम से चीजें आईं और कैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और उस दौरान लगभग 200 साल में भारत में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी, उन पर हम जरा विचार करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो दिल्ली सल्तनत है लगभग 1206 से 1526 तक चलते हैं, जिसमें कौन कौन से वंश थे? आप लोग बताओ जरा, कौन कौन से वंश थे दिल्ली सल्तनत में? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 4 वंश थे ना? थे कि नहीं थे? अरे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्रम से पूछ लेते हैं कि गुलाम वंश है के बाद कौन सा वंश आया था, फिर कौन सा वंश आया था, फिर कौन सा आया था, फिर कौन सा आया था। तो ये 4-5 वंश है, इनका आपको क्रम और इनका जो क्रोनोलॉजी और इनका डेट बहुत जरूरी है, इसको आपको याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद मुगल काल है। मुगल काल की अगर हम बात करेंगे तो मुगल काल में तो आप तो देखते ही हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी। जो बाबर है और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का 4-5 युद्ध होते हैं वहाँ पर। पानीपत है, इसके बाद पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर को, पानीपत है, इसके बाद खानवा है, चंदेरी है और घाघरा है। चार प्रकार के 4 युद्ध लड़े जाते हैं मुगलों के साथ। तो जब मुगलों के साथ युद्ध लड़ता है बाबर, तो मुगल साम्राज्य आ जाता है। तो मुगल साम्राज्य में बहुत सारे, मतलब कि हम लोग बाबर को देखते हैं, फिर अकबर को देखते हैं, बाबर को देखते हैं, हुमायूं को देखते हैं, अकबर को देखते हैं, उसके बाद हम लोग जहांगीर को देखते हैं, शाहजहां को देखते हैं, औरंगजेब को देखते हैं, और भी उनके बाद में जो आते हैं, बाद में मुजफ्फर साहब, BJF मतलब बहादुर शाह, जहांगीर शाह और फारुखशियर, इस प्रकार से बहुत सारे आते हैं, मतलब शासक, सम्राट जो बाद में भारत पर शासन करते हैं। तो दोस्तों, आप देखने का प्रयास करिए कि भारत में उस समय किस समय, अरे जब भारत में मुगलों का पतन हो रहा था तो भारत में क्षेत्रीय शक्तियां भी तो थी। कुछ क्षेत्रीय शक्तियां जैसे कि क्षेत्रीय शक्तियों में जैसे कि पंजाब है, पंजाब में राजा रणजीत सिंह आप देख रहे हैं ना, पंजाब है, अवध है और मद्रास है, मराठा है, मैसूर है, ये राज्य थे छोटे छोटे अपनी क्षेत्रीय शक्तियां की नहीं थी ना? बिल्कुल थी। तो जब ये छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां थी तो ये लोग भी तो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे होंगे ना। मराठा में शिवाजी को देख लो आप, साहूजी, संभाजी, ये कितने प्रकार के मराठा में पूरा एक क्रोनोलॉजी, मराठा की भी एक क्रोनोलॉजी पूरी याद रखनी है दोस्तों। मराठा में भी एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि कौन सा वंश आया, कौन सा शासक आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी को लेकर के, और वंश, किस वंश का कौन संस्थापक था, इसको जोड़े मिलाने के लिए भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्षेत्रीय शक्तियां थी। अब क्षेत्रीय शक्तियां थी, तो जब क्षेत्रीय शक्तियां थी भारत में, अब आ रहे अंग्रेज भारत में। तो अंग्रेजी कंपनी, आप सब लोगों ने सुना होगा कि अंग्रेजों की कंपनी थी, ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको भारत में आने की जरूरत क्या पड़ गई? उसको भारत में आने की ये जरूरत पड़ गई दोस्तों कि आप लोगों ने देखा होगा
कि जब भी हमारे पास वस्तुएं होंगी तो हमें बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता तो होगी ही होगी। और उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी। क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति के बाद इंडस्ट्री लगी थी, तकनीक आ गई थी, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, मशीनों से प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा दोस्तों तो फिर बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए। वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए? एक आदमी आप देखो एक गड्ढा खोदेगा तो पूरा दिन लगा देगा, फिर भी वो एक गड्ढा ढंग से नहीं खोद पाएगा। वहीं जेसीबी आ गई और जेसीबी को हमने लगा दिया तो बताओ दोस्तों, वो 100 आदमियों का काम वो 4 घंटे में कर दे रही है। अब आप देखो प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दोस्तों जब औद्योगिकरण आया, वस्तुएं बनी, तो इन लोगों को बाजार चाहिए था, अंग्रेजों को या ब्रिटिश या पश्चिम के जो देश हैं, चाहे वो स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे डेनिश हो, इन लोगों को क्या चाहिए था? मार्केट चाहिए था। तो मार्केट की खोज के लिए ही ये भारत की तरफ प्रस्थान किए। तो भारत की तरफ प्रस्थान किए तो वास्को डी गामा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक वास्को डी गामा, एक कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। वो बोल रहे थे कि वेस्ट इंडीज, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट मैंने प्राप्त कर लिया है। सो मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? वेस्ट इंडीज पहुंच गया हूँ, मतलब इंडिया का वेस्टर्न पार्ट मैंने खोज लिया है। ऐसा कौन बोल रहे थे? कोलंबस साहब बोल रहे थे। वहीं वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका से होते हुए होप ऑफ द गुड होप, जो आशांतर द्वीप माना जाता है, वहां से कहाँ पहुंचे? गोवा। वहां का शासक कौन था? जमोरिन वहां का शासक था। तो दोस्तों अब अंग्रेज भारत में, विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं। किस लिए आ रही हैं? अपना बाजार में जो सामान है वो बेचने के लिए आ रही हैं, वो यहाँ से कच्चा माल ले जाने के लिए आ रही हैं। तो क्या दोस्तों जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो क्या इससे पहले भारत था नहीं क्या? अरे भारत तो सोने की चिड़िया कहा जाता है, और भारत तो बहुत पहले से है। गुप्ता को देख लो आप, गुप्ता पीरियड देख लो, चोल चेर पांडे देख लो, इसके बाद गुप्ता मौर्योत्तर देख लो, मौर्य काल देख लो, अशोक का शासन देख लो। तो क्या तब हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता से क्या हम लोग जुड़े नहीं थे क्या हमारा संपर्क नहीं था क्या विश्व से? तब भी संपर्क था। फिर हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि हमने भारत की खोज की? क्यों बोलते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पहले स्थलीय मार्ग से संपर्क था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक वाला होते हुए वो रीजन से, वहां से निकल जाते थे हम लोग। मैप होता था इसमें, हम लोग आपको बताते है ना। तो इसको आप देख लीजिए कि वो लोग भारत में आ गए, काय के लिए आए? बाजार चाहिए था, बाजार मिल गया। तो जब वो भारत में आए, उनको बाजार मिल गया तो अब यहाँ से कच्चा माल लेके जा रहे थे। तो देखो दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि देख के मौका मारा चौका। आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए कि जब अंग्रेज भारत में आए तो क्या बन के आए थे? ऐसे बन के आए थे कि हम लोगों को थोड़ी सी जगह दे दो तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? तो हम अपनी कंपनी लगा लेंगे, और कंपनी लगा लेंगे तो आप लोगों को भी रोजगार मिलेगा और हमारी भी इनकम होगी। तो हमसे परमिशन मांग रहे थे वो, हमारे राजा महाराजाओं से परमिशन मांग रहे थे। जहांगीर के काल में टॉमस रो आता है, तो आता है कि नहीं? किस लिए आते हैं? ये परमिशन लेने के लिए आते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर कंपनी लगानी है। तो दोस्तों जो व्यक्ति परमिशन लेके अपने देश में, जैसे हम किसी के घर, बाजीगर मूवी देखी आप लोगों ने? देखी होगी बाजीगर में देखो, जो वो नौकर होता है कि नहीं होता है, वो नौकर काम करता है और वही अपने साहब को देख करके मौका, अपने साहब को मार करके पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लेता है। तभी तो शाहरुख खान उसका बच्चा होता है और वो जाकर के अपनी प्रॉपर्टी भी लेता है और अपना बदला भी लेता है। तो देखो दोस्तों कि पहले अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि यार ये लोग तो अपने आप में ही लड़े मर रहे हैं, घर में इतना मतलब वाद विवाद चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, आपसी क्षेत्र आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब मैसूर लड़ रहा है, मराठा लड़ रहे हैं, पंजाब लड़ रहा है, मैसूर लड़ रहा है, हैदराबाद लड़ रहा है, मतलब बंगाल लड़ रहा है। तो ये लोग तो आपस में ही लड़े मर रहे हैं। तो देख के मौका मारो चौका यहीं पर, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया कि बस देखा कि भाई ठीक है, अवसर अच्छा है और अब तो हम लोग धीरे धीरे इन लोगों के साम्राज्य में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। तो हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। किसने? ब्रिटिश वालों ने।
तो जो लोग आए थे कि हम लोगों को अपने यहाँ बाजार दे दो, कच्चा माल दे दो, कंपनी लगा लेने दो। सूरत में कंपनी लगी कि नहीं लगी, कलकत्ता में कंपनी ने अपना मतलब कि अपनी कंपनी स्थापित की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगालीज आए, स्पेनिश आए, फ्रेंसीज आए। तो पहले तो यही लोग आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हर कोई अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है ना दोस्तों। जब हर कोई अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है तो पहले ये लोग, ये कर्नाटक वार आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट एंग्लो वार, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो मतलब कि कर्नाटक के 3 जो वार होते हैं, कर्नाटक के युद्ध होते हैं, वो किस किस के बीच हो रहे हैं, किस के बीच हो रहे हैं, ये आप जरा पता करिएगा किस के बीच हो रहे हैं। कि पहले ब्रिटिश है, फ्रांसीस लड़ रहे हैं, कि पुर्तगालीज के साथ हम लड़ रहे हैं, कि डचों के साथ हम लड़ रहे हैं। इसको हमें देखना है क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि अपना सत्ता तभी तो हम वहां पे अपना पैर जमा पाएंगे जब दूसरे का पैर उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। नहीं तो कैसे अपना पैर जमा पाएंगे, नहीं जमा पाएंगे ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि भारत में विदेशी शक्तियां आ चुकी हैं। जब भारत में विदेशी शक्तियां आ चुकी हैं तो अब देखिए कि उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। प्लासी के युद्ध से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि बंगाल पर, उसके बाद बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद का रीजन उनको मिल गया था। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि जब अंग्रेज आए तो उनका क्षेत्र कभी एनसीईआरटी में आप देखिएगा कि कैसे वो अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। तो जब वो अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे थे तो यहाँ क्षेत्रीय शक्तियां भी कमजोर हो रही थी, क्योंकि मराठा का अगर पतन हो गया, अगर पंजाब में, अगर हमें पता है कि पंजाब में जो पंजाब है जो राजा रणजीत सिंह है, या जो भी उनके क्रोनोलॉजी आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आप देखिए कि जब भी एक सत्ता कमजोर होती है तो दूसरी सत्ता अपने आप पावरफुल हो जाती है। ये तो बहुत ही सिंपल रूल है ना दोस्तों, कि जब भी कोई एक कमजोर होगा तो दूसरा उस पर हावी हो ही जाता है। नहीं हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। तो दोस्तों आप देखिए कि पहले तो उन्होंने भारत पे कब्जा करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे क्षेत्रों को अपने में मिलाना स्टार्ट किया, सहायक संधियां लाए, संधियों के माध्यम से राजा महाराजाओं को लोभ प्रलोभन दे करके, बताओ यार हमारे यहाँ आप आए, हमसे ही आपने आज्ञा पत्र मांगा, हमसे ही आपने अनुमति मांगी, और आप अब हमें आप अब अपने अनुसार चलाएंगे। बताओ आप हमें अपने अनुसार चलाएंगे। यही तो होता है दोस्तों कि पहले हमने किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा, आ रहे थे कि भैया एक कमरा दे दो किराए के लाने, उसके बाद क्या किया कि जब देखा यार मालिक तो ऐसे ही है, तो फिर उस पूरे मकान पे ही कब्जा कर लिया, और उस मकान पे कब्जा करके और बोले कि तुमको तो हम तुम्हारी संपत्ति से ही बेदखल कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कोई कंपनी ही थी। जैसे आज हमारे टाटा है, रिलायंस है, ये भी तो विदेशों में बिजनेस करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो वैसे ही वो कंपनी भारत में बिजनेस करने के लिए आई हुई थी। जब वो कंपनी भारत में बिजनेस करने के लिए आई हुई थी तो धीरे धीरे उसने देखा और भारत पर अपना रूल रेगुलेशन लगाने स्टार्ट कर दिए। और पहला एक्ट वो लेकर के आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, अर्थात वो अब रेगुलेट करेंगे, विनियमन करेंगे। अब वो देखेंगे कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और उनको और क्या किया जा सकता है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट है, इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम है जो 1857 के विद्रोह के बाद आता है। और अब जो भारत पर डायरेक्ट वहाँ की जो विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया डायरेक्ट शासन करने लगती है। पहले तो चलो कंपनी में एक डायरेक्टर होता था कि जैसे हमने कोई कंपनी खोली तो जो कंपनी जिस व्यक्ति के नाम से खुली है तो वो व्यक्ति तो मेन लीडर है ना, उसके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम करेंगे, जैसे कोड ऑफ डायरेक्टर सीओडी। तो ये जो थे कोड ऑफ डायरेक्टर वो निर्णय लेंगे। अब जो 1858 का जो रूल्स आया उसके बाद क्या हुआ, अब रानी सीधे भारत पे शासन करेगी। अब देखो दोस्तों, जो लोग कभी थोड़े से रीजन चाहते थे, जो चाहते थे कि कभी हमें भारत की थोड़ी सी जगह मिल जाए, अब बताओ भारत की पूरी जमीन ही उन्होंने ले ली दोस्तों। इसी को कहते हैं
इसी को कहते हैं कि आप आए तो थे आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, और आप करने लगे शासन किस पर? भारत पर। तो वहां पर आता है भारत शासन अधिनियम 1858। ये 1858। फिर मार्लेमिंटो एक्ट आता है, उसके बाद चेम्सफोर्ड एक्ट, मार्लेमिंटो एक्ट 1909 में आता है। फिर चेम्सफोर्ड एक्ट आता है। चेम्सफोर्ड मतलब कि जो एक्ट आता है 1919 का। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए कितने सारे प्रयास किए जा रहे थे। अगर हम 1858 से पहले देखें, हम 1757 से 1800 मतलब कि वो जो 18वीं शताब्दी है उसमें अगर हम देखें तो जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी कहने का तात्पर्य है 1800 से 1899 तक। तो जो 19वीं शताब्दी है 1800 से 1899 तक, इस बीच आप देखिए कितने सारे किसान आंदोलन होते हैं, जनजातीय आंदोलन होते हैं। फिर चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो कोई भी पवना विद्रोह हो, चाहे कोई भी विद्रोह हो, बंगाल के क्षेत्र में होते हैं, यहाँ महाराष्ट्र के क्षेत्र में होते हैं, यहाँ उत्तर भारत में होते हैं। तो दोस्तों ये विद्रोह क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे कानूनों में उल्लंघन कर रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अब वो हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, अब वो हमारे ऊपर अनाचार कर रहे हैं। तरह तरह की नीतियां अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बना रहे हैं। और जब एक व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करता है तो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता ही है दोस्तों। उसको तरह तरह की ज्यादतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब भारत शासन अधिनियम 1935। इसके पहले अब हम कुछ घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। कौन सी घटना है, कैसी घटना है दोस्तों? 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, इसके बाद 19वीं शताब्दी में जब हम प्रयास करेंगे, जब हम प्रवेश करेंगे तो हम बंगाल का विभाजन देखते हैं। इस बीच बहुत सारे हमारे गवर्नर जनरल, पहले तो गवर्नर होता है, बंगाल का पहला गवर्नर अक्सर पूछा जाता है कौन था? क्लाइव था। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। तो दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। तो इसको आप देखिए कि किस प्रकार से गवर्नर था, गवर्नर जनरल हो गया, अब वो वायसराय भी हो जाएगा। वायसराय कब हो जाएगा? 1858 में उसको वायसराय कहने लगेंगे। मतलब एक राष्ट्रपति टाइप का हो गया, पहले गवर्नर टाइप का था, फिर उसको गवर्नर मतलब उसको छोटा सा क्षेत्र दे रखा था, गवर्नर जनरल मतलब उसको और ज्यादा क्षेत्र दे दिया, वायसराय मतलब अब राष्ट्रपति टाइप का। पूरे भारत का अब जो पूरे भारत का रेगुलेशन वही करेगा, वही देखेगा कहाँ ब्रिटिश शासन किस प्रकार की नीतियां बना रहा है, किस प्रकार के कानून बना रहा है। इसी बीच शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रयास होते हैं, चाहे वो क्लाइव हो। क्लाइव, हम लोग गवर्नर की बात करते हैं, क्लाइव, और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग 1833। तो 1833, 1833, 1853, 1858, 1892, 1919, 1909, 1919, 1935, 1947, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रेगुलेशन एक्ट हैं जिनको हमें याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इसी बीच हमारे क्रांतिकारी आ जाएंगे। मतलब कि हमारा मतलब 1885 में कांग्रेस, मतलब 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। नरम दल, गरम दल, दो दल होते हैं। एक हमारी कांग्रेस की स्थापना बनी, कांग्रेस बनी 1885 में। तो जब कांग्रेस 1885 में बनती है तो क्यों बनती है? क्योंकि हम अपने मांगों को, हम अपने अधिकारों के लिए हम अपनी मांग को सरकार के समक्ष रख सकें। सरकार कौन है? ब्रिटिश सरकार है। देख रहे हैं दोस्तों, ये वही अंग्रेज हैं जो आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। ये वही अंग्रेज हैं जो आए थे भारत में कि हमें थोड़ी सी जगह दे दो तो हम अपने यहाँ तुम्हारा मतलब अपनी वस्तुएं बेच देंगे, यहाँ से कच्चा माल खरीद करके ले जाएंगे। दादा भाई नरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब कि जो आप कायदे कानून ब्रिटेन में बना रहे हो वही कायदे कानून आप भारत में नहीं बना रहे हो। बाद में गांधी जी यही तो बोलते हैं दोस्तों
क्या बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि मैं गलत थोड़ी ना हूँ, तुम्हारे कानून गलत है, तुम्हारे कानून गलत है जो मेरे रास्ते में आ जा रहे हैं। मैं तो अपना मतलब व्यक्तिगत अधिकारों के अनुसार ही काम कर रहा हूँ, वो तो तुम्हारे कानून गलत है कि मेरी स्वतंत्रता, मेरी समानता, मेरे बंधुत्व जैसे, न्याय जस्टिस जैसे मूल्यों के खिलाफ आ जाते हैं। तो तुम कानून को सुधार करो ना, तुम्हारे कानून गलत हैं। मुझे अंग्रेजों से मतलब नहीं है, मैं अंग्रेजों का थोड़ी ना विरोध करता हूँ, मुझे अंग्रेजों की उस पॉलिसी का विरोध करता हूँ जो गलत है, अनाचारी है, अन्यायकारी है, अन्यायपूर्ण है, उसको मैं विरोध करता हूँ। मुझे अंग्रेजों से कोई जातीय दुश्मनी थोड़ी ना है। अभी गांधी जी आएंगे तो इन्होंने कहा द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने अर्थव्यवस्था का बहुत गहराई से अध्ययन किया, और इन्होंने कहा कि यहाँ अंग्रेज क्या करते हैं, वो जो सोखता नहीं होता है, सोखता स्पंज होता है, बोले अंग्रेज जो है स्पंज टाइप की नीति अपनाते हैं कि यहाँ का धन सोख करके और वहाँ टेम्स नदी में निचोड़ देते हैं, ऐसे सोख करके निचोड़ देते हैं। भारत को गरीबी में दरिद्रता में छोड़ते जा रहे हैं ये लोग। भारत का कितना शोषण कर रहे हैं ये लोग। यहाँ की धन दौलत को ले जा करके ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, अकाल आ रहे हैं, तरह तरह की दरिद्रता को फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों समझने का प्रयास करिए कि यहीं पर नरम दल के लोग हैं, वो क्या कहेंगे। पिटीशन 4P प्रेयर, पिटीशन प्रार्थना, अर्जी, हम प्रेयर, प्रार्थना, अर्जी, पेपर, इसके माध्यम से अपनी मांगों को रखेंगे। और जो गर्म दल के लोग आएंगे जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल विपिन चंद्र पाल, ये 3 आएंगे, ये होंगे गर्म दल के नेता। विशेषकर इनका नाम लिया जाता है लाल बाल पाल। तो इनको क्या कहा जाता है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये क्रांतिकारी हैं, ये गर्म दल के नेता हैं। तो दोस्तों आप इसको समझने का प्रयास करिए कि अब जो 1857 के बाद की चीज़ें हैं, तब जाकर के हम जैसे कि संथाल विद्रोह हो रहा है, और भी कई प्रकार के विद्रोह हो रहे हैं, किसान विद्रोह हो रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं निकाली जा रही हैं, अखबार निकाले जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आएगा लिटिन। वो क्या करता है हमारे अखबारों पर ही प्रतिबंध लगा देता है कि आप अखबार नहीं निकालेंगे, आप इस प्रकार की चीज़ें नहीं न्यूज़पेपर में निकालेंगे। देखो ना दोस्तों, किसी भी चीज़ को जागरूक होने के लिए हमें माध्यम तो चाहिए ना दोस्तों। आज हम लोग यूट्यूब के माध्यम से कितनी सारी चीज़ें जानते हैं। अगर कल को यूट्यूब पर बैन लगा दिया जाए, यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया जाए, पत्रकारिता पर बैन लगा दिया जाए, तो आप क्या जानेंगे दोस्तों। आपके पास कैसी चीज़ें पहुंच पाएंगी, नहीं पहुंच पाएंगी ना दोस्तों। उसी समय हम पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, रंगमंच के द्वारा, नाटक के द्वारा, तरह तरह के कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। तिलक को देखिए आप, गणेश महोत्सव, तिलक है, उनकी मराठा और केसरी पत्रिका थी, उन पर कैसे आरोप लगाया था, कितने साल जेल में रखा था उनको। कितने सारे क्रांतिकारी हैं जो सालों साल जेल में रहे हैं, अपना सर्वस्व, कई लोगों ने तो अपना सर्वस्व तक निछावर कर दिए हैं दोस्तों। तो भारत का इतिहास है दोस्तों, हम संक्षिप्त में इस पर विचार कर रहे हैं। कुछ भारत के 200 साल के इतिहास को हम लोग 1 घंटे या 20 मिनट में नहीं बता सकते हैं, फिर भी हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वराज आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, तरह तरह के धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ, और राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से लोग जाने अपने अधिकारों के बारे में, और लोग लड़ने के लिए, मरने के लिए उतारू हो गए। तो दोस्तों देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमने कहा, शिक्षा के क्षेत्र मतलब कि एक रिपिन वो स्थानीय स्वशासन का जनक माने जाते हैं। आज हम लोग जो त्रिस्तरीय व्यवस्था देख रहे हैं ना, ये जिला पंचायत है और ब्लॉक पंचायत है और ग्राम पंचायत है, तो रिपिन को भारत का उद्धारक माना जाता है। वायसराय है वो बहुत उदारवादी था, वो मानवतावादी था, वो विकास को आगे बढ़ाना चाहता था। तो रिपिन ने बहुत सारे अच्छे काम किए। उसके पहले विलियम बेंटिंग भी हैं, विलियम बेंटिंग ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया था।
कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे ताकि लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके, लोगों को शोषण से दूर रखा सके, जैसे राजा राम मोहन राय हैं। इसी समय तो धार्मिक सुधार आंदोलन चलते हैं, राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, राणा डे हैं। इन लोगों ने क्या किया था, धार्मिक सुधार आंदोलन है। उसके पहले अगर हम लोग मेडिवल में देखेंगे तो भक्ति आंदोलन भी है, वहाँ पर कबीर दास जी हैं, है ना, रविदास जी हैं, मीराबाई हैं, और वहाँ पर हम लोग गुरु नानक हैं। इनको हम लोग देखेंगे, मिडवल में देखेंगे, भक्ति आंदोलन में देखेंगे। उसके पहले मतलब वेदांत हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, और निम्बिकाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं। तो कितने सारे मतलब भक्ति आंदोलन है। तो पहले और बाद में कबीरदास जी हैं, रामानंद हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब हमारे स्वाभिमान को जगाने का प्रयास हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से लोगों को जन जागरूक किया जा रहा है। तो दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इसके बाद कांग्रेस जो अपनी पार्टी बनी थी तब, उसमें 1907 में सूरत विभाजन के समय उसमें विभाजन हो जाता है। अब गांधी जी और अभी यहाँ पर अपने क्रांतिकारी हैं बहुत सारे, जैसे कि अपने भगत सिंह जी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी हैं और खुदीराम बोस हैं। ये लोग मतलब कि क्रांतिकारी हैं। ये तो वही हैं कि अगर आप हमारे ही देश में, जैसे तिलक क्या बोलते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको मैं लेकर ही रहूँगा, चाहे 1 दिन लग जाए, चाहे 2 दिन लग जाए, लेकिन मैं स्वतंत्रता को लेकर के ही रहूँगा। वहीं आप इनको देखिए, भगत सिंह जी को देखिए, भगत सिंह जी भी और खुदीराम बोस हैं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और अपने चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो इनको आप देखिए कि किस प्रकार से क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अंग्रेजों के चूल्हे हिलाने तक के लिए ये लोग तत्पर रहते थे। कहीं भी देखो, इन लोगों ने अंग्रेजों का जमकर विरोध किया था। तो ये क्रांतिकारी घटनाएं भी इसी समय 1900 मतलब 20वीं सदी है, 1900 से लेकर के 1900 से 20वीं सदी है, 1900 से लेकर के 1999। अब यही वो काल था जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण आश्रम की बात और शिकागो सम्मेलन में बोल रहे थे 1892 में। गांधी जी कहाँ जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। और वहाँ से जब गांधी जी लौट करके आते हैं तो हम देखते हैं कि गांधी जी जब भारत आते हैं तो सबसे पहले 2 साल तक तो वो ऐसे ही घूमते हैं कि मैं भारत की यथा स्थिति को समझूं। आपको कभी टाइम मिले तो आप गांधी मूवी जरूर देखिएगा। इसके बाद फिर वो तीन मतलब कि 3 उनके सफल आंदोलन होते हैं। चंपारण है, अहमदाबाद है, खेड़ा है। ये 3 सफल आंदोलन उनके होते हैं। फिर खिलाफत आंदोलन है, फिर असहयोग आंदोलन है कि अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, हम उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा नहीं लेंगे, उनके द्वारा बेची जा रही वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसी को हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। तो ये जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 में स्टार्ट होता है। और जो 1917-18 में चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये 3 सफल आंदोलन थे। यहीं पर गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं, यहीं पर गांधी जी धरना प्रदर्शन करते हैं। और पहले भी वो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके आए थे। तो गांधी जी के नाम को हम सब जानते ही थे कि अर्ध नंग फकीर, बोलते तो भी थे कुछ बायसराय कि हमें मतलब कि जब हम पूरे विश्व पर पताका लहरा रहे थे तब हमें एक अर्ध नंग फकीर गांधी परेशान करके रखा था। ये हाड़ मास का व्यक्ति जो धोती पहन करके अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसके पहले सैंडर्स की हत्या 1928 और उसके पहले दादा भाई नौरोजी, ये हमारे लाला लाजपत राय पे लाठी पड़ती है। उसके बाद ही भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे मतलब क्रांतिकारी जाते हैं और सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। उसी के बाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी होती है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है हमारे, वो सुसाइड कर लेते हैं, मतलब वो अपना बलिदान दे देते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं कि हम
अंग्रेजों की गोली से तो नहीं मरेंगे, बल्कि हम अपनी ही गोली से मरेंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर भी कहते हैं ना कि घर का वेदी लंका ढाए, वहाँ पर भी कुछ अपने ही लोगों के माध्यम से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई और कुछ लोगों ने मुखबरी कर दी थी। तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के पीछे पुलिस पड़ गई थी और उनको चारों तरफ से घेर लिया था। यहीं पर 1930 का समय चल रहा है, गांधी इरविन पैक्ट है और सांप्रदायिक पंचाट है, और यहीं पर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने अधिकारों के लिए, दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने रात दिन एक कर दिया था और उन्होंने अर्थव्यवस्था पर, फिलॉसफी पर, बहुत धर्म पर, दर्शन पर बहुत गहराई से अध्ययन किया था और उसके माध्यम से ही वो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। तो वहीं अंबेडकर साहब हैं जो भारत के स्वतंत्रता के लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं। वो तो बोलते थे कि हम तो दोहरी गुलामी झेल रहे हैं, एक तो अंग्रेजों की और एक हिंदू धर्म की, जिससे जातिवाद है, और जो जातिवाद है जिसमें मानव को भी मानव नहीं समझा जाता है, मनुष्य को भी ऐसे व्यवहार किया जाता है मनुष्य के साथ जैसे जानवर के साथ, जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, जानवर को तो हम घर में रखते हैं, उसको नहाते हैं, धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बट दलितों को तो दलितों को और छोटी जाति के लोगों को तो घर से बाहर निकाल दिया जाता था, उनको छूना भी मना था। दिख रहे हैं ना दोस्तों, जानवरों से भी बदतर व्यवहार हो रहा है। जानवर को तो आप छू सकते हैं, लेकिन इनको तो आप छू भी नहीं सकते हैं। देख रहे, ये है जातिवाद। तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहे थे कि हम तो दोहरी गुलामी फेस कर रहे हैं, एक तो अंग्रेजों की गुलामी, दूसरी अपने ही लोगों की गुलामी। अपने ही लोगों के द्वारा हमारे ऊपर कितना अनाचार, अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है और कितनी नृशंस घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी रहने के लिए घर नहीं दिया जा रहा था, रहने के लिए घर नहीं दिया जा रहा था, कमरा नहीं दिया जा रहा था। उनको जहाँ वो जॉब करने के लिए गए तो पानी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा था। दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप कि शिक्षा, वही बोलते हैं कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो दोस्तों, एजुकेशन के सेक्टर में भी काम हो रहा था, और जो सांप्रदायिक पंचायत और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, जिसमें बाबा साहब चाह रहे थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिले, अर्थात दलित ही लड़े और दलित ही वोट दें उनको। गांधी जी इस विषय पर आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी बात यहाँ पर वापस लेनी पड़ी, कुछ समझौते करने पड़े कि दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी, बट पृथक सांप्रदायिक पंचायत, जैसे कि हम लोगों ने मुस्लिम्स भाई बहनों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था 1909 में, है ना, पार्लियामेंट्री सुधार रहता है था उस समय के बाद सांप्रदायिक पंचायत आ गया था ना, वो सांप्रदायिक विभाजन हो गया था वहाँ पर। तो दोस्तों, इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जो भारत के विकास के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। और अंग्रेज मुस्कुराते भी थे, तो उनकी मुस्कुराहट में कोई चाल जरूर होती थी दोस्तों, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं मुस्कुराते थे। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या बोल रहे थे कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो रास्ते पे चला जा रहा हूँ, तुम्हारे कानून गलत हैं जो मेरे रास्ते में आ जा रहे हैं। शाविनय अवज्ञा, मैं विनय के साथ तुम्हारे कानूनों का अवज्ञा मतलब उल्लंघन करता हूँ, विनय के साथ। एक गाल पे थप्पड़ मारोगे मैं दूसरा कर दूंगा, बट मैं चलूंगा तो इसी रास्ते, क्योंकि ये रास्ता मेरा है। तुमने इस रास्ते पे जो कानून बनाए हैं वो गलत हैं, मैं उन कानूनों का विरोध करता हूँ। अंग्रेजों से मेरी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, अंग्रेजों का विरोध नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद दिल्ली चलो अभियान, वहाँ हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम अभी नहीं लिए होंगे, बट मोटा मोटा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जवाहरलाल नेहरू हैं, कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं,
कांग्रेस के अधिवेशन 1985 से ही स्टार्ट हो गए थे, आज भी होते हैं। तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, हमेशा ये प्रश्न रहता ही था। उदारवादी हैं और मतलब गर्म उदारवादी हैं और उग्रवादी हैं। उदार मतलब कि जो लिबरल होते हैं, किसी बात को मानने के लिए समझौते के माध्यम से, किसी माध्यम से वो लिबरल टाइप के होता है। उग्र मतलब कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, आप ऐसे नहीं देंगे तो हमें वैसे चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद 1940 का दिल्ली चलो है, दिल्ली चलो, और इसके बाद क्रिप्स मिशन है, फिर कैबिनेट मिशन है, फिर माउंट बैटन है। इस प्रकार से हम लोगों को भारत की स्वतंत्रता मिल जाती है। तो मोटा मोटा हम लोगों ने भारत का इतिहास देखने का प्रयास किया है। इसमें बहुत हमारे भाई बहनों ने खून बहाया है और कितने कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने कितने लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। उन सभी लोगों के खून पसीने पर ही आज हम स्वतंत्र वातावरण में समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, बंधुत्व के साथ, न्याय के साथ, संविधान की छत्र छाया में आगे बढ़ रहे हैं, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत देखो, जो ब्रिटेन का भी भारत को गुलाम बना रखा था, आज हमारा भारत उस ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग पहले स्थान पर भी पहुंचेंगे। हमें पहले मतलब कि 5वें पे तो पहुंच गए हैं, हालांकि कहाँ हमारी 2.5 ट्रिलियन इकॉनमी है, कहाँ अमेरिका की 20 ट्रिलियन के आसपास है, और कहाँ जो ये अपना चाइना है 13-14 ट्रिलियन के आसपास है। तो फिर भी हम प्रयास करेंगे। हमने अभी भी गोल रखा है कि हमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है और हम इस विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। ये 200 साल के इतिहास को हम 20 मिनट में नहीं पूरा कर सकते दोस्तों, बट जो भी हमें लगा कि चलो बातों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से मोटी मोटी घटनाएं जो हैं उनको हमें, जैसे काकोरी कांड है, कब घटा था, 1925 में काकोरी कांड है। इसके पहले हम लोग बंगाल विभाजन देख चुके। फिर ये जो 1919 में एक घटना घटती है जनरल डायर वाली, ये जनरल डायर, जिसमें जनरल डायर कितने निहत्थे लोगों पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला देता है। तो उसके बाद 1919 का एक्ट आता है। फिर मतलब ये चोरी चोरा कांड है, जब असहयोग आंदोलन हम वापस ले लेते हैं। इसी के बीच में फिर मतलब लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। साइमन कमीशन वापस जाओ करके नारे लगा रहे होते हैं। फिर सैंडर्स की हत्या है, फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी होती है। फिर इसके बाद फिर हम लोग 1930 से 1931, 32, 33, 34, 35 का एक्ट है। फिर 40 के बाद हम लोग 1942 में क्रिप्स मिशन है, फिर कैबिनेट मिशन है। इसके बाद माउंट बैटन आता है। भारत का विभाजन हो जाता है, भारत स्वतंत्र हो जाता है, हम लोगों को स्वतंत्रता मिल जाती है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय।